विश्व पुस्तक मेले में आज़ादी का अमृत महोत्सव ये थीम है और यहाँ पर अलग अलग मंचों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। 28 फरवरी को नागरी लिपि द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से, उसके बारे में बताने के लिए परिचय के साथ बताएं। मैं डॉक्टर हरि सिंह पाल, महामंत्री नागरी लिपि परिषद, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। आज यहाँ के संगोष्ठी कक्ष में नागरी लिपि परिषद द्वारा नागरी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ये सेमिनार हॉल नागरी लिपि परिषद को उपलब्ध कराया गया। इसमें नागरी संगोष्ठी के अंतर्गत जो कार्य हुआ ये हुआ कि नागरी लिपि को हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में या कि मोबाइल में किस प्रकार लिख सकते हैं और उसको लिखने में किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उस या कोई झिझकाहट होती है, उसमें संकोच होता है, तो उस संकोच को दूर करने के लिए आज नागरी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और इसके वक्ता थे भारत सरकार के राजभाषा विभाग के पूर्व उप निदेशक श्री डॉक्टर ML गुप्ता, मोतीलाल गुप्ता। हमारे इस संगोष्ठी का जो अध्यक्षता की थी वो नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष और जौनपुर और भागलपुर विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति तथा अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ने इसकी अध्यक्षता की। और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के कार्यवाहक निदेशक श्री नारायण कुमार जी उपस्थित थे। और इसमें विदेशी राजनयिक के रूप में यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट के पूर्व राजनयिक श्री धर्मवीर सिंह जी यहाँ इस हमारे समारोह में उपस्थित थे। और ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जो महासचिव थे डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी, वहाँ उनकी भी सहभागिता इसमें रही। और इसके अंतर्गत लगभग 15 से अधिक लोगों की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, जिसमें नागरी लिपि परिषद की मुख्य पत्रिका नागरी संगम में उसका लोकार्पण अतिथियों द्वारा कराया गया। और न्यूयॉर्क की जो अखिल विश्व हिंदी समिति संस्था है उसके द्वारा जो प्रतिनिधि एक पत्रिका प्रकाशित होती है हिंदी की, सौरभ, उसका जो विशेषांक है, फिजी विशेषांक, उसका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। और अन्य जो नागरी लिपि परिषद के आजीवन सदस्य रहे या उससे जुड़े जुड़े जो कार्यकर्ता रहे, उन्होंने अपनी पुस्तकों का यहाँ पर लोकार्पण कराया। और इस लोकार्पण के साथ ही इसका जो शुभारंभ है, इसका शुभारंभ वंदना से हुआ, जिसको बाबा कानपुरी ने प्रस्तुत किया। और इसका संचालन आकाशवाणी के पूर्व सह निदेशक श्री अरुण कुमार पासवान ने किया। और पासवान ने सभी वक्ताओं को पूरा का पूरा समय दिया। और इसके माध्यम से लोगों में यह संदेश गया कि नागरी लिपि के माध्यम से हम देश में राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकते हैं। खासतौर से जो नागरी विहीन जो क्षेत्र हैं या कहें कि जो हिंदीतर क्षेत्र के राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है, का दक्षिण भारतीय राज्य हैं जिनमें नागरी लिपि का उतना प्रचलन नहीं है, उसके बारे में बताया गया कि लगभग 48 अब तक सम्मेलन इन प्रदेशों में किया जा सके हैं। और उनकी ओर से जो नागरी लिपि प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है और साथ ही नागरी संगोष्ठियाँ भी समय समय पर आयोजित की जाती हैं। और जो बच्चे हैं उनको समय समय पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उसके लिए नागरी लिपि परिषद ने शोध निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसमें 5 विषय होते हैं, किसी एक पर विषय पर निबंध लिखना होता है। और उससे अपेक्षा यह की जाती है कि जो भी निबंध आएंगे वो हस्तलिखित होंगे, मतलब टाइप किए नहीं होंगे, जिससे लोगों को लगे कि वाकई अभी नागरी लिपि में लोग लिख लेते हैं, मतलब उसमें कोई नागरी लिपि में लिखने में दिक्कत नहीं होती। जबकि ये भ्रांति है कि आजकल नागरी लिपि लिखी नहीं जा रही है। तो जहाँ कंप्यूटर का और लैपटॉप का ज़माना है, तो वहाँ पर अब इसमें मोबाइल में भी नागरी लिपि में बखूबी लिखा जा रहा है। खास पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों को के लिए जानना चाहेंगे कि नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों नहीं, दोनों एक ही हैं। दरअसल पहले इसको देवनागरी लिपि कहा जाता था और संविधान में जब 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया तो उसमें कहा गया कि देवनागरी लिपि इसकी लिपि होगी। तो देवनागरी शब्द एक मतलब प्रचलन में, बहुत प्रचलन में, जो प्राचीन साहित्य है या कहें कि प्राचीन हमारा संस्कृत साहित्य, उसमें देवनागरी का है वर्णन। लेकिन आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने नागरी लिपि परिषद की स्थापना कराई थी, जिसकी सत्प्रेरणा दी थी, उनके कहने
कहने के अनुसार, चूँकि देवनागरी से ऐसा लगता है कि हम किसी धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। हम तो चूँकि नागरी लिपि तो सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए और सभी वर्णों के लिए है उपयुक्त, तो इसलिए आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि इसको देवनागरी न कह करके इसको नागरी लिपि कहा जाए। तो देवनागरी लिपि और नागरी लिपि में कोई भी भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही बात है। और आज भी धीरे धीरे प्रचलन बनता जा रहा है कि जैसे हम नागरी लिपि परिषद की ओर से पत्रिका नागरी संगम का हम प्रकाशन करते हैं, पिछले 45 वर्षों से उसका प्रकाशन हो रहा है, और जहाँ भी सम्मेलन होते हैं उसका एक विशेषांक भी हम प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नागरी लिपि का अब प्रचार प्रसार हिंदीतर क्षेत्रों में भी हो रहा है। अब हमारा कार्य विदेशों में भी पहुँच गया है। जैसे कि अभी फिजी में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तो उसमें हमारे 5 जो आजीवन सदस्य थे नागरी लिपि परिषद को, उनको विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें खासतौर से नारायण कुमार जी रहे, जिसमें हमारे डॉक्टर जवाहरलाल कर्णावट रहे जो भोपाल से हैं, तमिलनाडु से डॉक्टर ए भवानी रही वहाँ पर, और एक अरुणाचल प्रदेश के रहे। तो इस प्रकार से 5 लोगों को नागरी लिपि परिषद के जो आजीवन सदस्य हैं उनको विश्व नागरिक सम्मान फिजी में दिया गया, और हमारे लगभग 10 सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। मतलब ये बड़ी एक उसकी बात है कि भारत सरकार की ओर से ये प्रावधान किया गया कि नागरी लिपि परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें भाग लें, उन्होंने उसमें भाग लिया था। तो अब हमारी जो संस्थाएं हैं वो बाहर भी, जैसे ब्रिटेन में हमारे लोग बैठे हुए हैं उसको कार्य को करते हैं, अमेरिका में है, कनाडा में है, नॉर्वे में है और मॉरिशस में है। अब फिजी में हम ये बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं। और अभी हमने 2022 में 24 सितंबर को एक कार्यक्रम किया था नेपाल में। नेपाल में पहली बार हमने नागरी लिपि प्रशिक्षण का आयोजन किया, तो उसमें 250 से अधिक वहाँ के प्राचार्य और मुख्याध्यापक थे, उन्होंने भाग लिया था। उन लोगों को हमने ये प्रशिक्षण दिया था कि भाई आप लोग जो है नागरी लिपि को कैसे लिख सकते हैं, मोबाइल में कैसे लिख सकते हैं, आप कंप्यूटर पर कैसे लिख सकते हैं, आप लैपटॉप को। तो उन्होंने बहुत ही उसको पसंद किया था। तो इस रूप में ये जो कार्य हुआ है ये बड़ा ही सफल और सराहनीय रहा। और इसमें जितने भी नागरी लिपि परिषद से जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्राय सेवानिवृत्त लोग हैं। जो जैसे बताया कि हमारे अध्यक्ष जो हैं वो उसके कुलपति रहे हैं 2 विश्वविद्यालयों के। हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो हिंदी अधिकारी रहे हैं राजभाषा विभाग में। हमारे जो कार्यालय मंत्री हैं अरुण कुमार पासवान वो आकाशवाणी में अधिकारी रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सेवानिवृत्त लोग हैं, सेवानिवृत्ति के बाद अब राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए अपना समय दे रहे हैं और उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। इस निर्माण के लिए ये पुस्तक मेले का थीम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है जी। और गुमनाम जो शहीद है उनको भी, उनकी स्मृति को भी नमन किया जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब इस थीम मंडप भी लगाया जी जी जी। प्राय हम कुछ लोगों को तो मतलब नाम जानते हैं, भाई भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं या रानी लक्ष्मीबाई हैं, लेकिन जो ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने मतलब तन मन की मतलब कोई संकोच नहीं किया, मतलब अपने परिवार का भी कोई संकोच नहीं किया, उसको भी छोड़ करके उन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। भूखे प्यासे रह करके, कम कपड़ों में रह करके भी उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना संकल्प दिलाया। चूँकि हम आकाशवाणी से रहे तो आकाशवाणी में प्राय हम ऐसे स्वाधीनता सेनानियों के साक्षात्कार किया करते थे जिन्होंने यहाँ पर ऐसे काम किए जो लोगों को नाम नहीं याद है। जैसे हम कहें कि डॉक्टर एस यादव नाम रहा जो आज़ाद हिंद फौज के में रहे, वहाँ पर उसके सेनानी रहे। फिर बाद में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में एक आज़ाद हिंद नाम से एक नगर बसाया, एक उन्होंने संग्रहालय बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, और जैसे हमारा ये सांस्कृतिक स्रोत, ये हमारा जो एक विभाग है संस्कृति मंत्रालय का, इसके माध्यम से भी समय समय पर कार्यशालाएँ होती रहती हैं, समय समय पर संगोष्ठियाँ होती रहती हैं, जिससे आज़ादी के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और उनको जानकारी मिल सके कि हमारे जो गुमनाम स्वाधीनता सेनानी रहे हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया है, तो ऐसे लोग के लिए हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है वह भी पूरा प्रयास कर, और हम प्रयास ये करते हैं कि हमारी जो बात है वो दूर तक जाए, जिससे कि सभी लोगों को जागरूक हो सके और समझ सकें कि भारत सरकार भी देश के निर्माण के लिए, देश की प्रगति के लिए उतना ही संलग्न है जितना कि एक आम नागरिक है या कि कोई मंत्री वगैरह कर रहे हैं। उससे भी ये है कि हमारे जो भारत सरकार के कार्यालय हैं वो इसमें दत्तचित्त होकर के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है इस राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से, और हमारा चाहे वो प्रकाशन विभाग है, चाहे NBT
की है या हमारे ये अन्य जो साहित्य अकादमी है उसके भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और उसके माध्यम से उस साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, जिससे कि जो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े लेकिन उनका नाम गुमनाम ही रहे। एक हमारी जो संस्था है, स्वयंसेवी संस्था RJS पॉजिटिव मीडिया, उसकी ओर से अब 135वां संस्करण आ रहा है। हमारी जो संगोष्ठियाँ ऑनलाइन की जा रही हैं और उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो गुमनाम सेनानी हैं उनके बारे में लोगों को बताएं और उसके लिए एक पोस्टर जारी किया जा रहा है यहाँ लेखक मंच पर, जो 1 मार्च को होगा। और इसके साथ हमारी जो RJS पॉजिटिव मीडिया है वो पूरे देश भर में एक सकारात्मकता का वातावरण बना रही है और इसमें हमारे उदय कुमार मन्ना जी और इनकी पूरी टीम लगी हुई है। हम सब लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि अब देश में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि अब देश में सकारात्मकता का वातावरण बनना चाहिए, तो RJS पॉजिटिव मीडिया भी सकारात्मकता का वातावरण बनाने में अपना सहयोग कर रहा है। इसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो अभी डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने अपने कार्यक्रम जो विश्व पुस्तक मेले में हुए उसके बारे में बताया और आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बताया कि ये नई पीढ़ी तक जो है पहुंचाने के लिए RJS पॉजिटिव मीडिया यहाँ पर लगातार लेखकों, प्रकाशकों से बातचीत कर रही है, विद्वानों से बातचीत कर रही है, पुस्तक प्रेमियों से बातचीत कर रही है। और इसी के तहत ये RJS पॉजिटिव मीडिया YouTube चैनल को आप देखें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।